हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसके सारे कॉन्सेप्ट मैं तुमको अभी बताऊंगा और उन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद तुम आसानी से सारे क्वेश्चंस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? देखो यार, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो पार्टनरशिप फर्म में था, उसने छुट्टी ले ली। उसने कहा कि भाई अब मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि अब मैं आराम से वानप्रस्थ का ज़िंदगी जीऊँ, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँ यार, अब मैं अभी ये काम वाम नहीं करूँगा। तो ऐसा बोल देने से, उसके ऐसा बोल देने से क्या पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी? पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म होगी। पहली बात तो ये समझ लो कि फर्म तो रहेगा। मान लो 3 पार्टनर्स हो, उसमें से एक का दिल करता है कि अब आई डोंट वांट टू कैरी ऑन विद दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन, सो ही मे क्विट। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस हैं जो उसको फुलफिल करने पड़ेंगे और तभी वो उससे निकल सकता है। तो हम इसलिए बोलते हैं इसको रिटायरमेंट, क्योंकि पहले वो पार्टनर था, अब वो पार्टनर, आज के बाद जिस दिन डिसीजन हो गया कि इस दिन के बाद ये पार्टनर नहीं रहेगा, तो वो पार्टनर नहीं रहेगा, बाकी के लोग बिजनेस अपना आप कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो रिटायर हो गया बंदा। तो मैं देखा ना कि किसी एक के रिटायर होने से ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना बंद हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन बंद होने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बंदा जो है वो अपना जा रहा है, तो ही गोस। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। देखिए, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस हैं वो ध्यान से देखना है। तो 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। यानी पार्टनरशिप डीड में ना, एग्रीमेंट में ये होना चाहिए कि पार्टनर, कौन सा पार्टनर कब रिटायर करेगा। दूसरी सिचुएशन हो सकता है कि अगर डीड नहीं है, ये भी हो सकता है कि भैया एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में मेंशन है, एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए? ऑल दी पार्टनर्स एग्री टू इट इफ no agreement exist। if no agreement exist, अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो सारे पार्टनर को एग्री होने चाहिए, है ना। all the partners should agree to the retirement of that certain partner to it if no agreement exist, कि हाँ भाई ये रिटायर हो जाएगा और सारे पार्टनर एग्री हो गए कि ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप घर बैठो। तीसरी सिचुएशन हो सकती है, मान लो अगर पार्टनरशिप एट विल है, कि अगर पार्टनरशिप, इफ पार्टनरशिप इज एट विल, इफ पार्टनरशिप एट विल है, तो बाय सर्विंग अ नोटिस, बाय रिटायरिंग पार्टनर, जिसको रिटायर करना है वो एक नोटिस सर्व कर देगा। ठीक है ना, रिमेनिंग पार्टनर्स को अपने रिटायरमेंट के मंसूबे के बारे में। विल मतलब अपनी इच्छा, तो अपनी इच्छा अगर उसकी हो गई कि भाई मैं आज रिटायर करूंगा, तो एक नोटिस सर्व कर देगा, सर्विंग ए नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर्स। तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं, देखो एडमिशन में तुम पढ़ते थे एक्सिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स, रिटायरमेंट में तुम पढ़ोगे रिमेनिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर। 2 सेट ऑफ पार्टनर्स होंगे, एक होएगा रिटायरिंग पार्टनर और बाकी क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करना है। डिफरेंट सिचुएशंस है, डिफरेंट कंडीशंस है। अब एक बात यहाँ पर सीख लो, लायबिलिटीज टू रिटायरिंग पार्टनर। ये भी एक कहानी है। इस कहानी के नायक रिटायरिंग पार्टनर होते हैं, तो उनकी लायबिलिटी क्या बनती है ये भी देख लो। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो यार उसने जो इतने कांड किए होंगे
या फर्म ने जो कांड किए होंगे उसके रहते हुए, तो उस सब की लायबिलिटी भी तो उसकी होगी। तो दो स्थितियों में इसको देखो, इसको दो स्थितियों में देखना है। पहली स्थिति ये है कि बिफोर रिटायरमेंट, है ना, लायबिलिटी फॉर एक्स, B/F मतलब बिफोर, कुछ और मतलब मत निकाले ना तुम लोग, है ना, ये स्लैश है। सो B/F फॉर एक्स बिफोर रिटायरमेंट और फॉर एक्स आफ्टर रिटायरमेंट। दो बातें। तो फॉर एक्स बिफोर रिटायरमेंट के लिए आपको क्या समझना है, इसमें भी दो कंडीशंस, दो सिचुएशंस आ जाएंगी। फॉर एक्स बिफोर रिटायरमेंट में भी दो सिचुएशंस आ जाएंगी। पहली बात तो होएगी कि जितने भी एक्स हैं रिटायरमेंट से पहले, सबके लिए फुल्ली लायबल। क्या होगा ये? फुल्ली लायबल टू हिज पार्ट, उसका जितनी हिस्सेदारी है उस हिसाब से वो पूरी तरीके से लायबल होगा। या ये भी हो सकता है कि बाकी के पार्टनर्स या जितने भी क्रेडिटर्स हैं या जो भी कंसर्न लोग हैं जिन सब के लिए फर्म लायबल है, वो सब इसको माफ़ कर दें। या ये हो सकता है कि मे बी डिस्चार्ज्ड from his liability by an agreement। ठीक है ना, तो उसकी जितनी भी लायबिलिटी है उससे वो डिस्चार्ज हो जाए, इसके लिए एक एग्रीमेंट बन जाएगा उसके बीच, बाकी के पार्टनर्स के बीच, यानी रिटायरिंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर के बीच एग्रीमेंट हो सकता है। एग्रीमेंट किस किस के बीच हो जाएगा? मान लो ये जो मैंने एग्रीमेंट कहा, ये एग्रीमेंट किस किस के बीच? तो पहला ले सकते हो रिटायरिंग पार्टनर एंड रिमेनिंग पार्टनर के बीच। रिटायरिंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर के बीच हो गया। रिमेनिंग पार्टनर ने कहा कि चलो छोड़ दिया यार तुमको, तुम जाओ, तुम फ्री हो, अब जो भी कांड हमने पहले किए हैं उस सबको भुगतेंगे हम लोग, तुम आराम से जाओ। रिटायरिंग पार्टनर एंड क्रेडिटर्स, मान लो कुछ लेनी देनी है क्रेडिटर्स की, तो रिटायरिंग पार्टनर्स और क्रेडिटर्स के बीच, ठीक है ना। यानी तुम यहाँ पर क्रेडिटर्स की जगह थर्ड पार्टी भी लिख सकते हो, यानी कि फर्म इज लायबल टू द थर्ड पार्टी, तो उसमें लायबिलिटी उस रिटायरिंग पार्टनर की भी होती है। लेकिन अगर उसके बीच और रिटायरिंग पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट हो गया कि यार चुप पड़े हटो यार, तुम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना, तुम जाओ यार घर बैठो, तुमको कुछ नहीं देना लेना देना है, ये बाकी लोग हैं ना इनसे मैं समझ लूँगा, तुम जाओ घर, ऐसा अगर वो बोल दे, एग्रीमेंट हो जाए, तो फ्री हो गया बंदा, तो फुल्ली लायबल होगा, नॉर्मली फुल्ली लायबल होगा, या अपनी पूरी लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो सकता है, या जितनी भी लायबिलिटी पार्ट लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज का मतलब फ्री हो सकता है अगर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड ऑल द अदर पार्टनर्स, तो पार्टनर्स ने उसको मुआफ कर दिया, या दूसरे के, या मान लीजिए थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट हो गया, थर्ड पार्टी ने उसको मुआफ कर दिया, तो वो डिस्चार्ज हो गया, फ्री हो गया। ठीक। आफ्टर रिटायरमेंट क्या है सर? आफ्टर रिटायरमेंट एक बात जो बहुत जरूरी है, वो बात जरूरी क्या है कि देखो यार, अगर तुमको आफ्टर रिटायरमेंट, तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद फर्म अगर कुछ भी करती है तो उसके लिए भी तुम लायबल ठहराए जाओगे, है ना। अगर तुमको उसके लिए लायबल नहीं ठहरना है, तुमको क्या करना चाहिए? एक पब्लिक नोटिस इश्यू कर देना चाहिए, ठीक है ना। क्या करना चाहिए? लायबल until a public notice is issued। पब्लिक नोटिस इज इशूड, याद रखना है भाई साहब, यही सारे वन मार्कर में पूछेंगे तुमको। लायबल अंटिल अ पब्लिक नोटिस इज इशूड, ठीक है। इसका मतलब अगर तुमको पार्टनरशिप फर्म के कोई भी काम
जिसके लिए पार्टनरशिप फर्म लायबल हो जाती है थर्ड पार्टी को लेकर के। तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद अगर करता है और तुमने पब्लिक नोटिस नहीं इशू किया हुआ है कि भाई मैं फॉर ऑल द रीजन आई एम रिटायरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म एंड फ्रॉम द डेट ऑनवर्ड्स आई शैल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स डन बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स और बाय द फर्म, ठीक है। अगर तुमने ये नोटिस इशू नहीं किया हुआ है पब्लिक नोटिस, तो तुम भैया लायबल हो जाओगे। तो ध्यान रखना है, जब भी तुम कभी भविष्य में पार्टनर बनोगे और तुमको मन हो, तुम्हारा मन हो रिटायर होने का, तो पब्लिक नोटिस रिटायर होते ही दे देना बॉस, समझ गए। चलो, तो ये कहानी तुमको यहां पर समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कंडीशन क्या है और लायबिलिटीज रिटायरिंग पार्टनर के क्या है। देखो अब तुमको कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। देखो भैया, एडजस्टमेंट्स है ना रिक्वायर्ड। अब तुम्हारा एडजस्टमेंट्स क्या क्या होगा। अब तुम ये देखो कि जब पार्टनर को रिटायर करेगा तो कुछ ना कुछ तो यार अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स होंगे। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स के लिए हम लोग देखेंगे कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला आप क्या करोगे, एनपीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको डिटरमिन करना होगा, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें गेनिंग रेशियो डिटरमिन कर सकते हैं। गेनिंग रेशियो, अब यहां पर क्या है गेनिंग रेशियो, तो ध्यान से समझना है क्या है, से समझिए है क्या। जैसे मान लीजिए मैं हूं, तुम हो और तुम हो, ठीक है। हम तीन पार्टनर हैं, मैं, तुम और तुम, तीन पार्टनर है। मैं रिटायर हो जाता हूं, तो मेरे हिस्से का जो प्रॉफिट है मित्रों वो किसको मिलेगा, तुमको और तुमको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो तुम क्या हो गए, गेनिंग पार्टनर हो गए। गेनिंग पार्टनर हुए ना, तुमको गेन हुआ ना, और फिर तुम्हारा एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा। मेरे जाने के बाद जो होगा वो हो सकता है पहले से ही हमने डिटरमिन कर लिया कि भैया हमारी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी भाई साहब के जाने के बाद, तो वहां से गेन निकाल लो। अगर तुमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो गेन निकाल लो वहां से। अच्छा, गेन निकालते वक्त पता चलता है कि यार नहीं, जो दो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें से किसी एक का सेक्रीफाइस हो गया है, तो ठीक है वो सेक्रीफाइस हो गया, एक ने ही गेन किया, तो जिसने गेन किया वो कंपनसेट किसको करेगा, किसको करेगा, रिटायरिंग पार्टनर को। जिन जिन लोगों ने रिटायरिंग पार्टनर के जाने की वजह से जिसका फायदा हुआ है वही लोग रिटायरिंग पार्टनर को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। किसके लिए कंपनसेट करेंगे, तो दूसरा देखो गुडविल, किसके लिए कंपनसेट करेंगे, गुडविल के लिए कंपनसेट करेंगे। ध्यान समझ में आई बात भाई। मैं, तुम और तुम तीनों पार्टनर हो, मैं चला गया, मेरे हिस्से का जो प्रॉफिट हुआ तुम दोनों ने ले लिए, तुम दोनों को गेन हो गया, तो गुडविल के लिए मुझे कौन कंपनसेट करेगा, तुम दोनों करोगे। किस रेशियो में करोगे, गेनिंग रेशियो में करोगे, बात खत्म। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा तुमको मालूम है, पहले से तुम पढ़ चुके हो, ओके। तो यहां पर गुडविल का बंटवारा कैसे हो जाएगा, गेनिंग रेशियो में, यानी गुडविल के लिए तुम क्या करोगे, रिटायरिंग पार्टनर को क्या करोगे, कंपनसेट करोगे। करोगे कि नहीं करोगे भाई, उसने भी तो इतनी मेहनत करके फर्म का नाम रोशन किया है, इज्जत बनाई है, प्रॉफिट कमा रहे हो तुम आगे कमाओगे, इसको क्या मिलेगा, तो इसको यार इसने जो मेहनत की है, गुडविल की, इतने दिन परिश्रम किया इस बेचारे बुजुर्ग ने, सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने, उसको तो तुम यार कुछ कंपनसेशन दो, तो तुम दोनों क्या करोगे, कंपनसेशन दे दोगे। यानी गुडविल की यहाँ पर वैल्यूएशन हो जाएगी। फिर से एग्जिस्टिंग गुडविल अगर बुक के अंदर रहेगी, जो तुमने परचेज करी हुई थी, वो राइट ऑफ हो जाएगी। ये पहले भी तुम पढ़ चुके हो कैसे राइट ऑफ होगा। फिर गुडविल की वैल्यूएशन होगी और उस वैल्यूएशन में मेरा जो हिस्सा होगा, मेरा हिस्सा क्या होगा, मेरा हिस्सा मेरी प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में होगा। तो जो भी मेरा हिस्सा होगा उस हिस्से को तुम दोनों क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर क्या करोगे, मेरे को कंपनसेट करोगे, गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करोगे। कहानी खत्म, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ो। तीसरी चीज क्या करोगे, अब देखो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, बहुत सारी चीजें तुम वो करोगे जो तुम पहले ही कर चुके हो, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज करोगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करोगे। इसके बारे में मैं तुमको रत्तीभर नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम ये पहले ही पढ़ चुके हो। तो जो चीजें पढ़ा चुका हूं, फिर रिजर्व्स वगैरह का बंटवारा होगा, रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, इसका बंटवारा होगा। फिर तुम बंटवारा कर सकते हो जितने भी तुम्हारे लॉसेस थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, फिर जितने भी तुम्हारे डेफर्ड एक्सपेंसेस थे सबको कर लोगे, डेफर्ड एक्सपेंसेस को कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस,
डेबिट बैलेंस को कर लोगे। ये सब तुम पहले भी कर चुके हो, इसलिए कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इन सब को करने के बाद तुम क्या करोगे, ये सब कुछ हो गया तो भाई देखो रिटायरिंग पार्टनर जब जाएगा तो अपना सारा समेट के ले जाएगा ना, जो भी उसका बनता था हिसाब किताब। तो भाई तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब किताब बन जाएगा, वो पैसा उसको दे दोगे। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, रिटायरिंग पार्टनर्स, जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बनेगा ड्यू होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स ड्यू। अब ये ड्यू क्या करोगे, दो काम करोगे, या तो इसको इमीडिएटली पे कर दोगे, या तो तुम इसको क्या करोगे, इमीडिएटली पे ऑफ कर दोगे, या तुम इसको पार्टली इमीडिएटली पे ऑफ करोगे और पार्टली लेटर ऑन बाद में करोगे, या तीसरा फुल्ली, जो भी फुल हिसाब किताब है फुल्ली लेटर ऑन बाद में करोगे। तो देखो यार, इमीडिएटली पे ऑफ कर दिया तो कहानी खत्म। पार्टली जो है अभी तुरंत कर दिया, इमीडिएटली पे ऑफ कर दिया, कुछ हिस्सा तो तुरंत पे ऑफ कर दिया और कुछ हिस्सा बाद में दोगे। जो पे ऑफ कर दिया वो तो चला गया, बाकी जो हो जाएगा वो उसका रिटायरिंग पार्टनर का लोन हो जाएगा। फुल्ली अगर लेटर ऑन दोगे तो पूरा लोन हो गया, ये भी पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का क्या हो गया, लोन हो गया। भाई किसका, पार्टनर्स लोन लिख रहा हूं, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट हो गया। रिटायरिंग वो वाला पार्टनर्स लोन नहीं, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा जिसमें ये पैसे सारे चले जाएंगे। समझ गए बात, समझ में आई। अब रिटायरिंग पार्टनर का लोन हो जाएगा तो रिटायरिंग पार्टनर को लोन की किस्तें देनी होंगी, तो उस पर तुमको ब्याज देना होगा। तो यहां पर जो लोन पर ब्याज होगा वो @6% पर एनम होगा, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, माने 6% का ब्याज तो देना ही देना है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है। नहीं, अगर कोई और एग्रीमेंट है आपका, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% का ब्याज दोगे, अगर साइलेंट नहीं है, कुछ बोल रहा है तो जो बोल रहा है वो दे दो, बात खत्म। बात समझ में आई। तो यहां पर ये बातें हो गई। अच्छा, एक और एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करोगे, प्रश्न के अंदर दिया हुआ होगा, अगर पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे तो उस हिसाब से तुम कैपिटल का एडजस्टमेंट करोगे। तो तुमको पता ही है सरप्लस और विड्रॉल की कहानी एडमिशन में भी तुमने करी थी, यहाँ भी कुछ कुल मिलाकर के यही करोगे। कुछ ना कुछ खेल होगा, यहाँ पे छोटा सा खेल होगा, उस खेल को हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे। बात समझ में आ गई। तो तुमको स्टेप समझ में आ गया, पहले NPSR निकालो, गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग, फिर गुडविल वैल्यू कर लोगे, गुडविल का वैल्यूएशन आता ही है तुमको, या प्रश्न में गिवन ही होगा गुडविल इतने की हुई। अब उसका हिस्सा गुडविल का कितना होगा, तो जितनी उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होएगी वही उसका गुडविल का हिस्सा होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे यार, जो बॉटम की गुडविल आई है उससे प्रॉफिट शेयर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल आ जाएगा। गुडविल कौन पे, गुडविल कौन पे करेगा, गुडविल कौन पे करेगा, गुडविल के लिए कंपनसेशन कौन देगा, तो जिन लोगों ने को फायदा हुआ है, जिन पार्टनर्स को गेन हुआ है वो देंगे। एक को ही गेन हुआ एक ही देगा, दो को गेन हुआ दो देगा, एक का सेक्रीफाइस एक का गेन हुआ तो जो गेनिंग है वो सेक्रीफाइसिंग वाले को भी देगा और रिटायरिंग वाले को भी देगा। बॉस समझ गए, ये कहानी तुमको समझ में आ गई, वेरी गुड। तो यहां तक की बात समझ में आ गई तुमको, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो कॉन्सेप्ट था, जितना था कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बता दिया, सिखा दिया। अब इन चीज़ों को ना हम क्या करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं अब कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करूंगा। जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा वो TS ग्रेवाल के बुक से होगा, TS ग्रेवाल के बुक से होगा, और ये एडिशन होगी बेटा 2022 का होगा, समझिए। तो इसमें पहला प्रश्न मैं उठा लेता हूं। पहला प्रश्न है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि X, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन Y रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। ध्यान से देखना है। तो ओल्ड रेशियो क्या है,
दो पार्टनर हो गए एक्स वाई, तीन हो गए एक्स वाई और जेड। ओल्ड रेशियो कितनी हो गई? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। कहता है कि गेनिंग रेशियो आपको निकालना रिमेनिंग पार्टनर्स का अगर वाई रिटायर होता है फर्म से तो होता है 1/2, 3/10 और रेशियो क्या है 1/5। तो मित्रों सबसे पहले तो इसको रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये करो। अब तुम्हारे पास आ गया 5/10, 3/10 और 2/10। अब क्या कहता है कि वाई रिटायर कर रहा है, तो भैया गेनिंग रेशियो बताओ। तो क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 5:2। क्या इन दोनों के आपस का जो रेशियो है वो रेशियो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो तुम देखो 5 और 2 का गेनिंग रेशियो हो जाएगा एक्स और जेड के बीच में। बात समझ में आई? चलो कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो गेनिंग रेशियो क्या रेशियो होगा? उन दोनों के बीच का जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होंगे वही उनका गेनिंग रेशियो होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 सारे 1 मार्कर में पूछे जाएंगे, तुमको ध्यान रखना है। अब तुम एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 करो। क्वेश्चन 4 को देखो, कहता आर एस एंड एम आर पार्टनर्स। तो कौन कौन पार्टनर हो गए? आर एस और एम, ये 3 पार्टनर हो गए। यहां पर तुम लिख दो ओल्ड रेशियो, ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2/5 और 1/5 इनका रेशियो है। एम डिसाइड करता है बिजनेस से रिटायर, उसकी शेयर जो है वो आर और एस 1:2 में ले लेता है। तो पहले पुराना रेशियो हम लोग लिख लेते हैं 2/5, 2/5, 1/5, 2/5, 2/5, 1/5। अच्छा, कौन रिटायर हो रहा है? एम रिटायर कर रहा है। एम रिटायर कर रहा है, ये रिटायर हो रहा है, ये बाबू भाई साहब रिटायर कर रहे हैं। इसका जो रेशियो है वो कौन? आर और एस। इसका जो रेशियो है गेन, इसका जो रेशियो है वो आर और एस, ये दोनों में बढ़ जाता है और वो बढ़ता है 1:2 के रेशियो में। किस रेशियो में? 1:2 के रेशियो में बढ़ता है, यानी 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 2/3। हेलो, बात समझ में आई? इसका जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में ये बांट लेते हैं, यानी ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बांट लेते हैं 1:2 के रेशियो में, तो ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया। तो गेनिंग रेशियो एक्चुअली में गेन क्या हुआ? एक्चुअली में गेन क्या हो गया? तो 1/15 का गेन हो गया और इसका 2/15 का गेन हो गया। तो भैया जो भी गेन हुआ यहाँ पे प्लस कर दो। प्लस कर दिया तुमने कितना? 1/15 और 2/15। अब देखो ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 प्लस 1/15, 2/5 प्लस 2/15। 15 एलसीएम हो गया, एलसीएम 3 2 जा 6 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 2, ये हो गया 7/15, ये हो गया 8/15। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 7:8। बात समझ में आ गई? चलो ये कहानी भी यहीं पे समाप्त। बेटा समझ में आ रही है ना बात, क्या से कहाँ जा रहा हूँ मैं? हाँ, एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो, कहता है कि सार्थक, वंश और मानसी वर पार्टनर्स। सार्थक, वंश एंड मानसी ये पार्टनर्स हैं। इनका ओल्ड रेशियो हमको गिवन है और मित्रों इसका ओल्ड रेशियो जो गिवन है वो क्या है? 4:3:2, यानी 4/9, 3/9 और 2/9। बस। कौन रिटायर कर रहा है भाई? रिटायर कर रहा है सार्थक। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका है? इसका है 2/3 और 1/3। फॉर्मूला हो गया गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दो। अब क्या निकला? 9 3 जा 9, 9 9 एलसीएम हो गया, 3 2 जा 6 माइनस 3 और यहां पर 3 3 जा 9 माइनस 2,
3/9, 1/9, 3:1 का तुम्हारा क्या हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया बच्चों। गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 3:1 का। तो बात समझ में आ रही है, क्या कुछ हो रहा है? चलो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भाई साहब, तुम एक काम करो, तुम पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 पे आ जाओ। P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in a ratio of 5:3:1:1। 1 जनवरी 2021 को रिटायर हो जाता है S फ्रॉम द फर्म। तुम्हारे पास में कौन कौन पार्टनर्स हैं बॉस? P, Q, R, S। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ, ओल्ड रेशियो लिख देता हूँ। और 5, 3, 1, 1 है, तो 5/10, 3/10, 1/10 और 1/10, ठीक है। चलो आगे क्या बोलता है? बोलता है कि देखो भैया, एस रिटायर हो जाता है फर्म से। एस के रिटायरमेंट पे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000, 4,20,000। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। रिटायर कौन हो रहा है? एस हो रहा है रिटायर, है ना, एस रिटायर हो रहा है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर में 4-3-3 है, 4/10, 3/10 और 3/10। तो भाई पहले गेन निकाल लो, गेन इज इक्वल टू, फिर से यहाँ फॉर्मूला ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, न्यू रेशियो माइनस, अब 1-2 जगह फॉर्मूले लिखूंगा, बाकी फिर फॉर्मूले लिखना छोड़ दूंगा मैं, ताकि तुमको समझ में आ जाए। और ये हो गया 3/10 माइनस 3/10, ये हो गया 3/10 माइनस 1/10। देखो बॉस ये क्या हो रहा है, ये 10 हो रहा है, 4 - 5, ये तो यार मेरे को 3 - 3/10 और ये 3 - 1/10 हो गया, ये हो गया -1/10, ये हो गया 0, ये हो गया 2/10। बॉस तो सिर्फ इसने गेन किया और इस भाई साहब ने तो सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है ना। माइनस में साइन आ गया, न्यू माइनस ओल्ड किया तो माइनस आ गया साइन, तो ये सैक्रिफाइस हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, गेन हो गया। तो देखो ये जो बंदा है ना, ये इसको भी पे करेगा और ये एस को भी पे करेगा, ठीक है। तो ये जो बंदा है ये इसको भी पे करेगा और जो आर है वो इसको भी पे करेगा, पी को भी और एस को भी पे करेगा। अब यहां पर आते हैं गुडविल का हिसाब किताब देखने। तो पहला देखो, शेयर ऑफ गुडविल टू एस इज इक्वल टू कितना, 1/10। और फर्म के गुडविल की वैल्यू कितनी हुई है मित्रों? फर्म के गुडविल की वैल्यू हुई है 4,20,000, तो ये हो गया 4,20,000 और ये बच्चा लोग आ गया 42,000, ठीक है। तो शेयर ऑफ गुडविल टू एस कौन देगा, ये कंपनसेशन कौन देगा? ये कंपनसेशन देगा, कंपनसेशन बाय आर, समझ गए। अच्छा, आर कंपनसेशन जो है, कंपनसेशन बाय आर टू पी भी होगा 1/10 इंटू 4,20,000, ठीक है। ये कितना हो गया, 42,000। अब देखो दोस्तों 42,000, अब देखो ये जो आर है वो पी को भी दे रहा है ना, और एस को भी दे रहा है। तुम देखो कि यार ये अमाउंट सेम हो गया, समान अमाउंट है। आर जो है वो एस को भी दे रहा है और आर पी को भी दे रहा है, दोनों को दे रहा है। तो आर एस को तो शेयर ऑफ गुडविल दे रहा है, लेकिन आर जो है पी को कंपनसेट कर रहा है, क्योंकि पी का इस चक्कर में ये जो सारा खेल हुआ है, उस खेल में पी का क्या हो गया है भाई, सेक्रीफाइस हो गया, नुकसान हो गया है, तो पी को भी कंपनसेशन आर देगा। अमाउंट देखा आपने, निकाल लिया। अच्छा देखो तुम देखो पी का गेन कितना हुआ, 2/10। तो अगर मैं 2/10 को 4,20,000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 84,000 हो जाता है। तो ये तो उतना ही, अब चूंकि इसका गेन हुआ है तो यही कंपनसेट करेगा, तो टोटल कितना आ रहा है 84। ये तो उतना ही है ना जितना इन दोनों का टोटल है। तो यहां से वेरीफाई हो जाता है कि ये जो कुछ भी हमने किया ये सारा सत्य वचन है।
तो अब यहाँ पर एक जर्नल एंट्री पास कर दोगे, ठीक है, जर्नल एंट्री पास कर दो। जर्नल एंट्री क्या करोगे, डेबिट करोगे आर, क्योंकि आर ने गेन किया तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू कौन है, एस कैपिटल अकाउंट, एस के कैपिटल अकाउंट को कर दो। तो ये हो गया 42,000 एस बी, पी बी 42 और आर कितना हो गया 84,000। सो बीइंग कंपनसेशन पेड फॉर, बीइंग कंपनसेशन मेड फॉर गुडविल, क्या लिखोगे, कंपनसेशन, क्या लिख दोगे, कंपनसेशन फॉर गुडविल। ओके, यह प्रश्न हो गया समाप्त, ध्यान में रहेगा ना, अंडरस्टूड दिस पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो एक बार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखो, कहता अमन, बिमल एंड दीपक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. The goodwill of the firm has been valued at 37,500. Aman retired. Bimal and Deepak decided to share profits equally in future. Calculate gain sacrifice of Bimal and Deepak on Aman's retirement and also pass necessary journal entry for the treatment of goodwill. ए दोस्त, ये क्वेश्चन तो वैसे ही है जैसे मैंने अभी किया था, फिर मैं तुम्हारा दिमाग जो है ना बिल्कुल ठिकाने पर है, इसके लिए मैं अभी कर देता हूँ। तो ये हो गया अमन बिमल, तुम ध्यान से देखोगे, मैंने अगर 1-2 क्वेश्चन कर दिए ना, सारे क्वेश्चन तेरे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बचेगा कुछ नहीं, बस ध्यान से देखना है। अमन, बिमल एंड दीपक, तेरे पास कोई डाउट नहीं रहेगा, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना बच्चों, कोई डाउट नहीं रहेगा। तुमसे ज़्यादा दिमागदार ये पार्टनरशिप अकाउंट नहीं है, तुम बड़े दिमाग वाले हो। तो अमन बिमल 2-3-5, 2/10, 3/10 और 5/10 ओल्ड रेशियो हो गया। आगे ये बोलता है कि द गुडविल ऑफ द फर्म हो गया, बिमल एंड दीपक डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। बिमल एंड दीपक कहता है 1/2, 1/2, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया न्यू प्रॉफिट। अब तुम लिखोगे गेन, फॉर्मूला तुमको पता है, 1/2 - 3/10, 1/2 - 5/10, 20, 10 - 6, 10 - 6 और यहाँ पर 10 - 10, ये 0 हो गया, ये हो गया 4/20। बच्चा बात समझ रहा है, 4/20 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बिमल अकेले बिमल गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? सिर्फ बिमल गेन कर रहा है। ये भाई साहब को कुछ नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो इसको कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, इसको कोई लेना देना है। इस भाई साहब का तुमने देखा 0 है, यानी कोई चेंज नहीं है, इसकी प्रॉफिट शेयरिंग में कोई अंतर नहीं आया। नया वाला भी 1/2 भी कर रहा है, फिर भी डिफरेंस निकाल दो तो 0 आता है, यानी कि ना कोई प्लस में आता है ना कोई माइनस में आता है। इसका मतलब है कि ये भाई साहब न्यूट्रल है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये सब जो तमाम झंझट हुआ है, झंझट में इसको कोई खरोंच तक नहीं आई बेचारे को, कुछ नहीं हुआ, ये बचा रह गया। अब तुमको क्या करना है? कंपनसेशन फॉर गुडविल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? तो मैं तुमको नीचे लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। कंपनसेशन फॉर गुडविल टू, कौन रिटायर कर रहा है? अमन। बाय कौन देगा? बिमल देगा। कितना गेन इसका? देखो दो बातें हैं, दो बातें हैं भाई साहब, जरा एक बार चेक कर लेना, चेक कर लेना। 10 में से 6 गया 4, 4/20 होगा। ठीक है, तो देखो 4/20 करो या 3/2/10 करो। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो? कंपनसेशन फॉर गुडविल टू अमन में जो ये रेशियो है, ये या तो इसका गेन ले लो
या नहीं तो इसका ये ले लो, क्योंकि भाई अमन जा रहा है तो उसने अपनी कितनी प्रॉफिट सेक्रीफाइस की, उसने 2/10 की प्रॉफिट सेक्रीफाइस की। अमन जा रहा है तो बिमल को गेन क्या आया, 4/20 आया गेन, ये तुमने कैलकुलेशन करके देख लिया। तो या तो ये तुम रेशियो ले लो या तुम ये रेशियो ले लो। अब अगर कायदे से देखो इसको तुम क्या करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये 2/10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2/10 तो ये हो रहा है ना, तो भाई आ तो गया अगले स्टेप में 2/10 ही। अब अगला स्टेप एक और करोगे तो ये 1/5 होगा, ये भी 1/5 हो जाएगा, यानी 1/5। कुल मिलाकर के ये दोनों ही क्या है, सेम चीज है। अभी समझ में आया, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो 4/20 इंटू कोई भी उठा करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्म की गुडविल की कितनी वैल्यूएशन हुई है, ये हुई है 37,500। तो 37,500 मेरे को तो यहीं से दिख रहा है ना। 3750 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 18 36 है ना, 1875 इंटू 4 कर दो, तो लगभग अगर तुम करते हो तो ये निकल के आ जाता है मित्रों 7500। समझ में आई बात। अब एक जर्नल एंट्री पास कर दो यार, जर्नल एंट्री पास कर दो। देखो मैं यहाँ से वहाँ कूदता रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम समझो नहीं। कौन किसको देगा, बिमल देगा, तो क्या लिखोगे, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन, अमन्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई। हाँ क्या लिखोगे, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट कंपनसेशन फॉर गुडविल। अब देखो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, कंपनसेशन फॉर गुडविल कितना, 7500। देखो तुम लोग रो पिटो मत, बहुत ही आसान है, आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखो आज मैंने इतने प्रैक्टिकल्स कर दिए तुम लोगों को, गुडविल तक का हिसाब किताब बता दिया, गेन सेक्रीफाइस वगैरह बता दिया। और अगली क्लास में कुछ बड़े क्वेश्चन करेंगे और बड़े क्वेश्चन के माध्यम से तुमको हम कई सारी एडजस्टमेंट्स कराने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले में 2-3 क्वेश्चन तुमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कर दूंगा, तो तुमको बातें समझ में आ जाएंगी। तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन 2-3 कर लेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, अगली क्लास में फिर वो सारी चीज़ें करेंगे हम, ठीक है। देखो जब ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, 2-3 लगेंगे, तो उसके बाद तुमको मिलेंगे शॉर्ट नोट्स। क्या है, डिस्क्रिप्शन में तुम जाओगे ना, जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है उसमें जाओगे, वहाँ तुमको शॉर्ट नोट्स के लिंक मिल जाएंगे। तुम उन लिंक्स को जो पुश करोगे ना, टैप करोगे उसके ऊपर, तो तुमको नोट्स पूरे मिल जाएंगे और तुम उस नोट्स को देख के पढ़ सकते हो, वहाँ से भी तुम जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फाइन, थैंक यू वेरी मच, बाय।